हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 14 अप्रैल 2017। तो सबसे पहले जी आज हमारा पहला नेशनल वाटर डे है, दैट इज 14 अप्रैल 2017। ये हमारा पहला नेशनल वाटर डे है। और साथ ही साथ जी आज आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की आज जयंती है। तो इन्हीं का ये एक कोट था, पे बैक टू दी सोसाइटी। तो हमें भी यूपीएससी करके यही काम करना है, पे बैक टू दी सोसाइटी। ऑलराइट, तो हमारे आज के टॉपिक देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट इज पद्म अवार्ड्स, थर्ड इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह, देन नेक्स्ट इज जालियनवाला बाग मैस्कर, देन नेक्स्ट इज BRAP, then sixth is ENAM, seventh is WHO, eighth question is on Dr. B.R. Ambedkar, ninth question is on jurisdiction of Supreme Court and last is प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पूछा था कि बिहू ये जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट का चीफ फेस्टिवल है, तो इसका आंसर जो है वो है आसाम। याद रखिए, बिहू आसाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमने कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, तो ये देखिए ये है इसका आंसर, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और साथ ही साथ ये जो है ना बहिष्कृत भारत, ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया हुआ न्यूज़पेपर है। और इन्होंने और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मूक नायक। ठीक है, तो सभी जो फैक्ट्स है वो याद रखिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल बॉडी इन इंडिया फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे देश से दूसरे देश में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड करते हैं उसके लिए नोडल बॉडी कौन सी है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल फॉर बॉर्डर एरियाज, नेक्स्ट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, थर्ड इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड दैट इज DGFT, एंड थर्ड इज एनर्जी ट्रांसमिशन अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो नोडल बॉडी है इसका आंसर है बी, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इसके बारे में हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, इस पर से हमने एक क्वेश्चन फॉर्म किया था। तो देखिए ये क्या है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ये बात याद रखिए, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको बनाया कब गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत इसको बनाया गया था। और बाद में इस एक्ट को सुपरसीड कर दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की बदौलत। ये CEA जो है ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। और इसके साथ साथ ये शॉर्ट टर्म और पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो डेवलपमेंट के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए बनाती है। CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, याद रखिए। जी हमने ये क्वेश्चन क्यों बनाया था, तो देखिए जो हमारी CEA जो है इसने सबसे पहले बताया है कि हम हमारे देश में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट जो करते हैं, मतलब ये हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सबसे पहले इंपोर्ट से ज़्यादा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, सबसे पहले नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से कम है। ठीक है, ये बात याद रखिए। हम एक्सपोर्ट किन देशों को करते हैं, तो देखिए नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इन तीन देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम सिर्फ एक देश से इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम है भूटान। ठीक है, तो मतलब हमारा ये जो एक्सपोर्ट है ये ज्यादा हुआ है भूटान के इंपोर्ट से, ऐसा पहली बार हुआ है। और हमने ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कब स्टार्ट किया था, तो मिड 80s में। और तब से हम भूटान से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश से नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। याद रखिए CEA, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विच इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि पद्म अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 and these awards have been continuously announced every year on Republic Day since 1954। मतलब ये 1954 को स्टार्ट कर दिया गया और उस साल से कंटिन्यूसली ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस होता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द अवार्ड इज given in the three categories, that is Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri in the decreasing order of their importance। ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज नो कैश अलाउंस और एनी फैसिलिटी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंसेशन एक्सेट्रा इन रेल और एयर ट्रैवल इज अटैच टू दी अवार्ड्स। मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड होता है, इसमें कोई कैश अलाउंस नहीं होता और बाकी भी कोई कंसेशन दिए नहीं जाते, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए ये पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्या सही है, तो ये फर्स्ट जो है वो मतलब पार्शियली ट्रू है, क्योंकि ये 1954 से स्टार्ट तो किए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली रिपब्लिक डे को, मतलब ये कंटिन्यू नहीं रहे। ये जो अवार्ड्स है ना, ये देखिए सबसे पहले कब, तो 1978 और 79 में जो मोरारजी देसाई सरकार थी इन्होंने ये बंद किए थे। और साथ ही साथ बाद में 1993 से 1997 तक भी ये अवार्ड दिए नहीं गए थे। सो एक जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि ये कंटिन्यूसली, तो ये कंटिन्यूसली नहीं अनाउंस किए गए, बीच में 2 बार इसको गैप हुआ था
तो ये याद रखिए, रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं। साथ ही साथ इनके 3 कैटेगरी है जो हमने क्वेश्चन में भी पूछे थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि इसमें कोई भी कैश अलाउंस भी नहीं दिया जाता, और साथ ही साथ ऐसे कोई कंसेशन भी नहीं प्रोवाइड किया जाता। सो जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 2 एंड 3। सो आंसर इज सी। सो देखिए ये हमने दोनों बता दिए, और बाद में और एक देख लेते हैं कि जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, इनके बारे में रिकमेंडेशन किए जाते हैं किसके द्वारा, तो अवार्ड्स कमेटी जो होती है ये रिकमेंडेशन करती है। ये अपने जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट करती है प्राइम मिनिस्टर को, और बाद में यही जाते हैं प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए। जी एक साल में जो कोई भी अवार्ड देना होते हैं पद्म अवार्ड, वो सबसे ज़्यादा 120 हो सकते हैं, और जिसमें जी मरणोत्तर दैट इज पोस्थुमस और पोस्थुमस अवार्ड और फॉरेनर्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जो हमारे देश में जो अवार्ड्स देने पद्म अवार्ड्स वो मैक्सिमम 120 हो सकते हैं। और नेक्स्ट इज द अवार्ड इज अनाउंस्ड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर एंड आर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये कहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं, तो प्रेजेंट किए जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन में। और कब किए जाते हैं, तो मार्च और अप्रैल में, मतलब अनाउंस 26 जनवरी को होते हैं और दिए जाते हैं मार्च और अप्रैल में। यही अब कल जो है वो अवार्ड्स दिए गए थे, तो इसी वजह से हमने एक क्वेश्चन फॉर्म किया था। साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये जो है ना कि मतलब किसी को अगर कंसीडर कीजिए कि पद्मश्री अवार्ड मिल गया, तो ये अपने नाम के पीछे या फिर नाम के बाद में ये जो अवार्ड है इसका नाम मतलब यूज नहीं कर सकता। कंसीडर कीजिए कि आपको ये अवार्ड मिला है तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते पद्मश्री XYZ या फिर XYZ पद्मश्री, ऐसे आप इसको नाम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी कैश और अलाउंस, ये जो हमने थर्ड सेगमेंट देखा था ये भी नहीं है। तो अभी हमने राष्ट्रपति भवन के बारे में कहा था एक पिछले एक स्टेटमेंट में, तो इसके बारे में भी देख लेते। देखिए राष्ट्रपति भवन जो है इसको पहले वॉइसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता था। ये जब हमारा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, मतलब जो हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट हुई थी, तो तब से ये बनाने का मतलब आइडिया आया था, और 1929 में ये बन के कंप्लीट हुआ था। 1929 में ये बन के कंप्लीट हुआ था, और तब से ये हमारे मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे प्रेसिडेंट का होम है, ऑफिशियल होम है, जो है नई दिल्ली में राजपथ पे। और इसका आर्किटेक्ट कौन थे, तो ये थे एडविन लैंडसर ल्यूटिन्स। ठीक है, ये मतलब हमारे आर्ट एंड कल्चर के पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में ना हमने एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दिया है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ही वॉज फ्रॉम दी कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा। मतलब दो बातें हैं कि कुतुब शाह डायनेस्टी और गोलकोंडा, ये इससे बिलोंग करते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट इज ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद ऑन द सदर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर। मतलब इन्होंने हैदराबाद सिटी स्टार्ट की थी, और कहाँ पे तो बनाई थी, और कहाँ पे तो मूसी रिवर पे, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज ही बिल्ड द आर्किटेक्चरल सेंटर पीस ऑफ हैदराबाद, जिसका नाम है चार मीनार, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। मतलब ये कुतुब शाही डायनेस्टी से थे जो गोलकोंडा में थी। नेक्स्ट इन्होंने हैदराबाद सिटी बनाई थी, और जो मूसी रिवर पे है, एंड इन्होंने चार मीनार भी बनाया था। ठीक है, ये तीनों बातें जो है याद रखिए। इसके बारे में PIB में एक छोटी सी न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो देखिए ये जो है ना, ये कुतुब शाही डायनेस्टी के ये 5वें सुल्तान थे, और ये डायनेस्टी जो थी वो कब तक थी, तो 1687 तक। 1687 में औरंगजेब जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने इसको कॉन्कर कर लिया था। और ये बाद में हमने ये गोलकोंडा भी देखा, तो ये देखिए ये गोलकोंडा जो है ये सिटाडेल है और साथ ही फोर्ट है। सिटाडेल के बारे में आपने सिंधु संस्कृति में पढ़ा होगा, सिटाडेल कैसा होता है, तो इसका हम देख लेते हैं पिक्चर। ये देखिए ये ऐसा होता है, मतलब ये हमारे जमीन से थोड़ा ऊपर होता है ऐसे। तो ये देखिए ये है गोलकोंडा फोर्ट, तो ये देखिए यहाँ पे जमीन से ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, तो इसको सिटाडेल कहते हैं। और साथ ही कहाँ पे ये, तो कैपिटल थी ये मिडिएवल सल्तनत जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी, इसका ये कैपिटल थी। और साथ ही साथ जो हमारा कोहिनूर जो हीरा है ना, वो इसी रीजन में मिला था, गोलकोंडा रीजन में कोहिनूर हीरा। और जी नस्सक डायमंड ये भी इसी रीजन में, गोलकोंडा रीजन में ही मिला था। और हमने बाद में देखा था चार मीनार, तो चार मीनार के बारे में भी देख लेते। ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो 1591 में, ऑलराइट 1591 में जो बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। और ये हैदराबाद का सेंटर पीस है, और यहीं से गोलकोंडा के लिए मतलब एक रूट मिलता है जो जाता है मछलीपट्टनम में। आप जानते हैं कि जो हमारे बाकी जब फॉरेन ट्रेडर जो कोई भी आए थे, फ्रेंच आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, इन्होंने यहाँ पे मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री जो थी यहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक है, मछलीपट्टनम याद रखिए। तो ये देखिए ये कुतुब मीनार है, ये हमने बताया कि गोलकोंडा का फोर्ट है, और ये सिटाडेल के बारे में बताने के लिए हमने ऐड किया था। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जी
हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियनवाला बाग मैस्कर, मतलब ये जालियनवाला बाग जब हुआ था तब वॉइसरॉय कौन थे इंडिया के, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रेगिनाल्ड डायर्ड, नेक्स्ट इज एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, थर्ड इज विस्कॉन्ट चेम्सफोर्ड एंड लास्ट इज एडविन एडवर्ड आयरविन। ठीक है जी, हमने जानबूझ के ना इनके नाम के पीछे जो ऐसे यूज करते हैं ना लॉर्ड वगैरह, ये ऐड नहीं किया था सो दैट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाए। तो देखिए जो वॉइसरॉय थे जालियनवाला बाग हत्याकांड के दौरान, उनका नाम था सी जी चेम्सफोर्ड, विस्कॉन्ट चेम्सफोर्ड। ठीक है, जिनको हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड इन नाम से जानते हैं। और ये जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत मंत्री थे तब के, ये भी याद रखिए। और ये जो जनरल डायर थे इन्होंने ये मतलब सभी जो मैस्कर था इसको अंजाम दिया था। और एडविन आयरविन जो थे वो बाद में थे, मतलब लगभग 1926 से 32 तक ये हमारे वॉइसरॉय थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देख लीजिए जी। ये अमृतसर मैस्कर इस नाम से भी जाना जाता है। ये 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, जब कर्नल डायर जो थे इन्होंने बैसाखी के जो पिलग्रिम्स आए थे उनको, ये मतलब आए थे यहाँ पे जालियनवाला बाग पे, तो इनको कोई भी नोटिस दिए बगैर यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी गई थी। और बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे हमें लोगों को हमारे उनके प्राण गंवाने पड़े थे। तो ये देखिए, और है ना ये याद कैसे रखना है, तो मेरे फ्रेंड ने ना एक बहुत ही अच्छा न्यूमोनिक इसके बारे में बताया। देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना ए बी सी डी, हम सी सेट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ऐसे लिखते हैं ना ए बी सी डी, दैट इज ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3। ऐसे अगर हम पूरा ए टू जेड तक लिखेंगे तो जेड इक्वल टू 26। ऑल राइट, तो देखिए एम जो आता है वो 13 नंबर पे आता है, ए से ऐसे अप्रैल याद रखना है, और एस से 19 और फिर से एस से 19। ये देखिए मैस्कर है ना ये मास, तो मास 13 इज फॉर एम, A is for April and SS is for 1919। ठीक है, मतलब अमृतसर मैस्कर मास से 13 अप्रैल 1919। ये आई होप कि अभी आपको है ना ये जालियन बाग जो मैस्कर था इसकी डेट जो है वो कभी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2017 इज लॉन्च बाय, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज असोचम, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लास्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये जो है बिजनेस एक्शन रिफॉर्म प्लान, ये रिफॉर्म एक्शन प्लान ये बनाया गया है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में भी पीआईबी में एक छोटी सी न्यूज़ थी। ये देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 जो है वो बनाया है। और ये किसके लिए मतलब कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो स्टेट्स और यूटी। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें बहुत ढेर सारे 405 रिकमेंडेशन थे, जिसमें 12 रिफॉर्म के इंपॉर्टेंट एरियाज थे। तो ये जो रिफॉर्म के एरियाज है ना ये इतने ढेर सारे, ये हमें याद रखने की जरूरत तो है नहीं। अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, लेकिन अगर हमें ईओडीबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब आप इनमें से अगर 5 भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नैम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम इज Pan India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities। मतलब ये इनाम क्या है, तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग पोर्टल है और ये पैन इंडिया इसका कवरेज है। ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द नैम पोर्टल प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर ऑल एपीएमसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही जगह पे आपको इसके बारे में जो कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विसेज के बारे में जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा ये इनाम है। And next is the provision of soil testing laboratories in or near the selected mandis to facilitate the visiting farmers to access this facility in मंडी itself। मतलब ये जो सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है ना वो यहीं पे मतलब एपीएमसी के साइड में ही बनानी पड़ेगी, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसके जो है ना वो तीनों स्टेटमेंट हमने सही डाले, क्योंकि हमें इनाम के बारे में आपको बताना था। मतलब ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन हमें इसके बारे में पीआईबी में एक छोटी सी, पीआईबी में और साथ ही साथ हिंदू में भी आज इसके बारे में छोटी सी न्यूज़ आई है, तो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए इनाम क्या है ना, सबसे पहले तो होता क्या था कि जब इनाम नहीं था तो जो फार्मर्स है उनको एपीएमसी मंडीज में जाके अपना जो कुछ भी वेजिटेबल्स है उनको बेचना पड़ता था। और एपीएमसी में जो कोई खरीदार होते थे वो क्या कर लेते थे, अपना कार्टल बना लेते थे, और फार्मर्स को है ना अच्छे दाम नहीं मिल सकते थे इस कार्टल की वजह से। कार्टल क्या होता है कि कंसिडर कीजिए कि 5 कंपनीज है, मतलब एक पुरानी एक आपको बात याद दिलाता हूँ इससे अच्छा एग्जांपल जी। हम जब छोटे थे ना तब सबसे पहले ऐसा हुआ था कि कोका कोला ने या फिर पेप्सी ने कुछ तो
10 रुपए में, 5 रुपए में स्टार्ट कर दिया था। और सबसे फिर पेप्सी ने 5 रुपए में, पेप्सी 5 रुपए में मिलने लगी, तो कोको कोला भी 5 रुपए में मिलने लगा। उसके बाद थम्सअप भी 5 रुपए में मिलने लगा। तो इनको घाटा हो रहा होगा ना, तो इन्होंने मिलकर ऐसे डिसाइड किया कि हम 5 पे नहीं 10 रुपए पे बेचते। तो ये जो बनाते हैं ना, कि इसको कहते हैं कार्टल। मतलब इन्होंने तीनों ने मतलब ये कोको कोला तो थम्सअप तो कोको कोला के अंडर आती है, लेकिन इन तीनों ने ऐसे डिसाइड कर लिया मिलके कि हम 10 रुपए में बेचेंगे। तो ऐसे ही कार्टल यही होता है कि ये जो फार्मर्स है ना, ये एपीएमसी के जो कोई खरीदार होते हैं, ये अपना कार्टल बना लेते हैं, और इस वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं इनको अच्छे दाम नहीं मिलते। तो ई नैम के तहत क्या होगा, ये जो पोर्टल है, यहाँ पे फार्मर्स आएंगे, यह अपनी जो कुछ भी वेजिटेबल्स है उनकी क्वालिटी वगैरह बताएंगे, और पूरे देश भर में इनको खरीदार जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये काइंड ऑफ बोली सिस्टम होती है। तो आई होप ये जो हमने इनाम जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। इट इज वन लाइसेंस फॉर ट्रेडर्स वैलिड across all market in state. Next is single point levy of market fees, and last is provision of soil testing laboratory, जो हमने हमारे ऑप्शन 3 में भी ऐड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट WHO एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। WHO के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, WHO इज एस्टैब्लिश आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 इज हेडक्वार्टर इन जिनेवा। मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है WHO का वो है जिनीवा में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज WHO इज नॉट अ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर नहीं आता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो हमें इसका कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट जो है वो बात तो करेक्ट है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनेवा बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। लेकिन ये यूएन के अंडर आता है। ठीक है, ये एजेंसी है यूएन की। सो आंसर जो है वो है ए, दैट इज वन ओनली। ठीक है, तो ये हिंदू में इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी, तो इस पर वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए WHO जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका और काम क्या करती है, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड सभी काम करती है। मतलब अभी आपने ये पिछली बार कब सबसे ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा, तो जीका जब कंटिन्यूसली न्यूज़ में था, तो WHO ने गाइडलाइंस जारी किए थे। ये बनाई कब गई थी, तो अप्रैल 1948 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो हमने बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बाकी तो आप जानते हैं कि ये सबसे पहले है ना, मतलब ये प्रीडिसेसर इसका कौन था, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लीग ऑफ नेशन, जो हमारा लीग ऑफ नेशन कब बना था, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसके तहत ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इसके बाद हमने मतलब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो है 1948 में बनाया गया था, अप्रैल 1948 में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन। आर्टिकल डैश वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जो हमारे अम्बेडकर सर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व, ऐसे ही कंसिडर कीजिए, सबसे ज़्यादा महत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल को दिया था, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 19, दैट इज हमारे फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 70, दैट इज हमारा अनटचेबिलिटी वाला एक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32, आर्टिकल नंबर 32, दैट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला एक्ट। एंड आर्टिकल नंबर 42, दैट इज कि जो वर्क कंडीशंस होते हैं वर्कर्स के लिए, वो ह्यूमन होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो मिलनी चाहिए फीमेल वर्कर्स को, ऐसा 42 वाला आर्टिकल है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल को बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो इसका आंसर है 3, दैट इज आर्टिकल नंबर 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कौन कौन सी आती है ये तो आप जानते होंगे। हेबियस कार्पस आता है, सर्शियोरा आता है, मैंडेमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, और एक कौन सा है, क्यो वारंटो आता है। ठीक है, पांचों जो है ना वो अच्छे से याद रखिए, और उनके मतलब पांचों वृट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, तो हम बी आर अम्बेडकर सर के बारे में जान लेते हैं। इनकी ये 126th एनिवर्सरी है इस साल, और पिछले दोनों साल आई थिंक यूपीएससी ने मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, दोनों साल या फिर एक साल, पिछले एक साल यूपीएससी ने मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखिए इन्होंने अपनी डॉक्टरेट जो है वो 2 जगह से कंप्लीट की थी, मतलब दो डॉक्टरेट थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इन्हें 1990s में भारत रत्न अवार्ड पॉस्थमसली इन्हें प्रदान कर दिया गया था। साथ ही साथ इन्हें जब ये स्कॉलरशिप लेके जो गए थे ना डॉक्टरेट के लिए, वो किनके द्वारा दी गई थी, सयाजीराव गायकवाड़, ये कौन से थे, बड़ौदा के, इनके द्वारा इन्हें स्कॉलरशिप दी गई थी। बाकी जो है आप बी आर अम्बेडकर सर के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिए, आपको ही हेल्पफुल रहेगा। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पावर टू एनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाने का पावर जो है वो किसके तहत आता है, ऐसा ये 9th क्वेश्चन है। तो देखिए प्रेसिडेंट, सीजेआई, पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड
कंपनी अफेयर्स, ठीक है। तो देखिए हमें इसका आंसर अगर आपको पता भी नहीं होगा तो कैसे कर रहा है, देखिए कि कोर्ट तो खुद कोर्ट की जो पावर है वो हमारे यहाँ पे बढ़ा नहीं सकता, मतलब हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, तो ये कोर्ट खुद की पावर बढ़ाएगा ऐसे तो नहीं होगा, मतलब बी आंसर नहीं है, ये आप लॉजिकली सोच सकते हो। साथ ही साथ कोर्ट मतलब कोई मिनिस्ट्री कोर्ट से तो बड़ी नहीं हो जाएगी ना, तो मिनिस्ट्री भी सिर्फ मिनिस्ट्री ऐसे नहीं कर सकेगी, मतलब बी और डी जो है ये हमारा ऑप्शन जो है वो कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे ऑप्शन बचते ए और सी, ठीक है, मतलब या तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे मतलब हमने दो ऑप्शन तो एटलीस्ट कट कर दिए। तो आप अगर आपको पता है तो इसका आंसर मतलब आप मार्क कर सकते हो, या फिर इसका आंसर तो मैं बता ही देता हूँ, वो तो है सी, दैट इज पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कम करना है या नहीं। लेकिन ये भी बात है कि ये सिर्फ बढ़ा सकती है, ठीक है, कम नहीं कर सकती, कैनॉट कर्टल दी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब हमारे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोन कैटेगरी इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी मुद्रा योजना जो है उसमें कौन सी लोन कैटेगरी नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्या है, शिशु, नेक्स्ट इज किशोर, थर्ड इज युवा एंड लास्ट इज तरुण, ठीक है। तो शिशु है, किशोर है और तरुण है, लेकिन युवा ऐसी कोई कैटेगरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नहीं है। सो हमारा आंसर है सी। तो इसके बारे में भी एक न्यूज़ थी कि पीएमएमवाई के तहत है ना, जो कहीं भी टारगेट था 1.1 लाख करोड़ का हमारे इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें से ना 4 लाख करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है और उनमें से 70% वुमेन है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक भी आप याद रखिए, 70% वुमेन को और 4 लाख करोड़ लोगों को टोटल लोन जो है वो दिया जा चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये पीएमएमवाई जो थी इट वाज अंडर द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, दैट इज मुद्रा बैंक के तहत ये स्टार्ट कर दी गई थी। जो मुद्रा जो बैंक जो थी ना, इट वाज इज अ न्यू इंस्टीट्यूशन बीइंग सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू दी माइक्रो यूनिट्स, मतलब रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये, सबसे पहले रीफाइनेंस करना है। और मतलब क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमारी यूथ जो है अगर उनको कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है तो इसमें तीन लोन की कैटेगरीज थी। सबसे पहले शिशु था जिसमें 50,000 रुपीज तक का लोन अवेलेबल होता था, किशोर में 50,000 टू 5 लाख एंड नेक्स्ट इज तरुण में 5 लाख टू 10 लाख, ऐसे तीन कैटेगरीज में लोन अवेलेबल किए जाते थे। तो ऐसा क्यों किया था, तो हमारे मोदी जी ने तब कहा था कि हमें हमारे जो यूथ है ना उनको जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बनाना है, इस वजह से ये योजना जो थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। तो आई होप फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेश्चन आपको सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब देखते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी इन द इवेंट्स ऑफ अमृतसर मैस्कर, मतलब हमने अमृतसर मैस्कर देखा अभी कि इसको जालियनवाला बाग मैस्कर भी कहा जाता है और अमृतसर मैस्कर भी, इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसके इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कौन सी कमेटी जो है वो बनाई गई थी, हार्टॉग, सैडलर, हंटर या फिर साइमन, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिए हमें कमेंट्स में। और साथ ही साथ हमने दूसरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कोल्हापुर, बड़ौदा, मऊ या फिर भोपाल, इनमें से इसका भी आप हमें आंसर दीजिए। तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। आई होप हमने सभी अच्छे से कवर कर लिए होंगे, 12 क्वेश्चन थे हमारे टोटल। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी एंड वंडरफुल डे अहेड। जी नेशनल वाटर डे है, पानी सेव कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।